हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग प्रोफेशनल एबिलिटी जो कि 50 मार्क्स की है आरआरबी टीचिंग एग्जाम में। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं जी। पीजीटी टीजीटी का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, पीआरटी का सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है और आप जो है उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। इसकी भी पीछे वाली क्लासेस देखने के लिए पीजीटी टीजीटी वालों के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरबी टीचिंग प्रोफेशनल एबिलिटी और पीजीटी टीजीटी के नाम से। ठीक है जी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, 10वीं क्लास थी वो। 11वीं क्लास में आज हमें डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का ये लास्ट टॉपिक है, मतलब बेसिकली दो ही टॉपिक हैं इसमें, जिसमें हमें बात करनी है ह्यूमन राइट्स एजुकेशन की, दैट इज ऑल्सो विद रेफरेंस टू चाइल्ड राइट्स। यानी ह्यूमन राइट एजुकेशन के बारे में तो पता ही हो, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड भी चीजें स्पेसिफिकली हमें पता हो, क्योंकि हम एजुकेशन के फील्ड में है तो बच्चों की क्या राइट्स हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। ओके, मतलब क्या है ह्यूमन राइट्स का? देखो, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है ह्यूमन बीइंग के जितने भी राइट्स, अधिकारों की बात हो रही है। अच्छा, एक और चीज, कई स्टूडेंट्स हिंदी में पीपीटी की बात करते हैं। देखो, इस टाइम के लिए मैं ये क्लासेस कर पा रही हूँ, वही मतलब बहुत मुश्किल से करा के कर लेती हूँ मैं। ओके, बट हिंदी में टाइप करने के लिए, चीजों को मैनेज करने के लिए और ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो चीजें हो नहीं पाएंगी। तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, जब कभी पॉसिबल हुआ फ्यूचर में देन डेफिनेटली हिंदी में भी टाइप किया जाएगा। ओके, मीनिंग और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स यानी अधिकार जो है, मनुष्य के अधिकारों की जब बात होती है तो सारे के सारे कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब हम ओवरऑल सब चीजों को मान के चलते हैं। अब इसमें पॉजिटिव राइट्स भी आ गए, नेगेटिव राइट्स भी, सारी चीजें आ गई। ओके, सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल कल्चरल राइट्स, कलेक्टिव या ग्रुप राइट्स, तो ये सारे अधिकार जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंदर आ जाते हैं। ओके, अगर डेफिनेशन देखें तो अर्नस्ट बाकर ने एक डेफिनेशन दी है कि राइट्स आर द एक्सटर्नल कंडीशंस, जो कि बहुत जरूरी है कि एक पर्सनालिटी की कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कि आपका पोटेंशियल, बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए वो एक्सटर्नल कंडीशंस जो सही हैं, जो आपका अधिकार है, जो आपको मिलनी चाहिए, वो है राइट्स। ठीक है, उनको हम अधिकार बोल रहे हैं, उन एक्सटर्नल कंडीशंस को। ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से राइट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर हम प्रोफेसर हॉफेल्ट को देखें तो उन्होंने 4 चीजों को राइट टर्म के अंडर लिया है, कि एक क्लेम, कि आप क्लेम कर पाओ, दैट मीन्स राइट है। प्रिविलेज आपकी या कोई लिबर्टीज हो, वो राइट है। पावर, वो राइट है। और इम्यूनिटीज जो है किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, वो अधिकार में आ जाएगा। सो ये 4 वर्ड्स को या इन 4 टर्म्स को ये राइट वर्ड के अंडर ही कवर करते हैं। एग्जाम्पल के समेत समझते हैं। क्लेम राइट्स यानी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, यानी कि एक ओल्ड एज पेंशनर का पेंशन के लिए क्या है, राइट है कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए। एक अनएम्प्लॉयड पर्सन का राइट है कि उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिले। किसी भी पर्टिकुलर लड़कियों का राइट है कि हाँ, उनका अपने फादर की या उनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल कॉन्ट्रीब्यूट राइट है, अधिकार है उनका। तो वो क्लेम राइट्स हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हो। ओके, दूसरा रहेगा लिबर्टी राइट्स या प्रिविलेज राइट, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिल रही है, आपकी लिबर्टी है, फ्रीडम है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। ठीक है, सो ये इंसान का राइट है कि वो अपना टाइम या अपनी चीजें जैसे स्पेंड करना चाहे वो कर सकता है। सो ओवरऑल वो आपका लिबर्टी राइट हो गया, जहां पे आपको फुल फ्रीडम है कि आप अपने साथ या अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाह रहे हो, वो आपका अधिकार है। पावर राइट की बात करें, यानी कि जो राइट होल्डर है, जिसका अधिकार है, उसके पास जो है कुछ ना कुछ पावर है। जैसे अगर जो मकान मालिक है उसके पास पावर है कि वो रेंट बढ़ा सकता है। ठीक है, पुलिसमैन के पास पावर है कि अगर क्राइम सीन है तो वहां पे क्वेश्चन कर सकता है वो आई विटनेस से या जो वहां पे लोग खड़े हैं उनसे। ठीक है, ऐसे ही इम्यूनिटी राइट, जो आपको किसी चीज से बचा रहा है, जैसे हमारे बॉडी की एक इम्यूनिटी होती है ना, ऐसे ही अधिकारों में भी एक इम्यूनिटी राइट होता है। जैसे जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके पास राइट होता है कि वो राइट एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते उनको किसी भी लॉ के तहत, जब आप वो पार्लियामेंट सेशन में है या इस टाइप का कुछ। सो पॉइंट ये है कि उनकी इम्यूनिटी है, एक इसी में ही प्रिविलेज राइट भी आ जाते हैं कि उनको बोलने का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं पार्लियामेंट में, जब जो है अच्छे से जैसे रखना चाहे। तो वो उनके अपनी बात रखने पे या उस चीज पे अरेस्ट या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कुछ बोल दिया उन्होंने। सो वो प्रिविलेज है उनका कि वो बोल सकते हैं। ओके, सो ये 4 वर्ड जो है, टर्म्स जो है, वो राइट वर्ड के अंदर आ जाएंगे। अब अगर हम काइंड की बात करें कि किस तरीके के ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो मेजरली इंटरनेशनल लेवल पे 3 काइंड की या 3 प्रकार की हम
करते हैं। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट पहला, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा रहेगा सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बहुत जगह पे आपको ग्रुप या सॉलिडेटरी राइट्स भी मिल जाएंगे कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के अधिकार हैं और ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अधिकार हैं, उस तरीके से। बट मेजरली ये तीन तो आपको पता हो, सिविल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ओके, जो यूनाइटेड ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, या फिर आईसीसीपीआर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत सारे राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे राइट टू लाइफ, अगर राइट टू लाइफ की हम इंडिया में बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ आ गया। लिबर्टी हमारे प्रेम्बल में ही बात करते हैं हम। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, की पर्सन को सिक्योर रहना चाहिए, इस चीज की भी हम आर्टिकल 20 में आई थिंक डिटेंशन नहीं हो सकता एकदम से, वो चीज की बात करते हैं। या जो है डिटेंशन हो गया है तो वो कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश किया जाना चाहिए, तो सिक्योरिटी एक पर्सन की। स्लेवरी जो है उससे प्रोहिबिट करना, वो नहीं होनी चाहिए। टॉर्चर नहीं होना चाहिए, ऐसे आर्बिट्रेरी रैंडम अरेस्ट नहीं होना चाहिए, डिटेन नहीं किया जाना चाहिए। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे जो अधिकार हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। ओके, अब राइट टू डेवलपमेंट, जो हम यूजुअली सोचें कि डेवलपमेंट का क्या राइट होगा, नहीं, एक अच्छी कंडीशन आपको मिले, एनवायरमेंटल कंडीशन, और आप अच्छा डेवलपमेंट आपका हो, सो वो राइट टू डेवलपमेंट भी है, उसको भी इंडिविजुअल राइट की तरह ही देखा जाता है। ओके, राइट टू पीस भी होता है, राइट टू क्लीन नेचुरल एनवायरमेंट भी होता है, राइट टू वंस ओन नेचुरल रिसोर्सेज भी है, और कल्चरल हेरिटेज भी है। तो इस तरीके के सारे अधिकार आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिक राइट्स में इंक्लूडेड रहेंगे। नेचर क्या होता है, तो जो अधिकार है वो यूनिवर्सल मोरल राइट्स हैं, कि आप चाहे यूएस में खड़े हो चाहे आप इंडिया में खड़े हो, वो अधिकार आपका रहेगा। ओके, सो आप एक इंसान, मतलब इंसान के तौर पे आपके कुछ अधिकार हैं, ये यूनिवर्सल लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको कमाया, राइट्स जो हैं आर नॉट अर्नड या इनहेरिट नहीं किए जाते, ये सबके ही हैं, ये इनहेरिटेड है ह्यूमन डिग्निटी में, ह्यूमन रेस में, कि अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ये राइट आपके हैं। अब चाहे आप किसी भी क्लास, क्रीड, सेक्स, किसी भी चीज के हो, कलर कोई भी हो आपका, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है और ऐसे ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी लोगों के लिए। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए है, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 2 में भी मेंशन है, यूनाइटेड, ये जो अपना ये क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो उसके अंदर उस डिक्लेरेशन में आर्टिकल 2 में ही हमने मेंशन कर दिया कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सबके लिए, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन आप कर दोगे। ओके, ये नेशनल बाउंड्रीज से बियॉन्ड है। जैसे मैंने आपको बोला कि आप चाहे कहीं भी खड़े हैं, आप चाहे किसी भी उसके हैं, आपका रिलीजन कोई भी है, बट एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपके जो है वो राइट्स रहेंगे। तो कल्चरल और आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल होते हैं ह्यूमन राइट्स। ओके, कि आप कहीं से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट, सेक्स, रिलीजन, किसी भी चीज पे, मतलब उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा ही नहीं। दे आर बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज और आइडियोलॉजीज। देन है जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्रिहेंसिव है अपना ही। अगर हम इसके नेचर या कंटेंट की बात करेंगे, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाती हैं जो हमने बात की, जैसे पीस का राइट, ये क्लीन एनवायरनमेंट का राइट, डेवलपमेंट का राइट, इंडिजिनस पीपल्स या उनका पर्टिकुलर वहां के लिए जो राइट रहेगा, माइनॉरिटीज के राइट, तो ये सारे राइट्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। जब हमने ह्यूमन राइट बोल दिया तो उसमें हर तरीके के अधिकार की बात हमने कर ली है। ओके, जितने भी राइट्स या फ्रीडम्स हैं वो इनडिविजिबल एंड इंटरडिपेंडेंट हैं, आप उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, वो इंटर रिलेटेड ही रहेंगे। इसीलिए रैंकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कि मैं राइट टू लाइफ को सबसे ऊपर रख दूं, या मैं कलेक्टिव राइट्स को सबसे ऊपर रख दूं, या मैं सोशल या कल्चरल राइट्स को सबसे ऊपर रखूं, नहीं, कोई भी रैंकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। दो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कि भाई ये इस तरीके जो एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको हम एक साथ रख दें, वो अलग बात है। जैसे हमने सोशल और कल्चरल राइट्स को एक जगह पे रख दिया, तो वो कैटेगराइज कर सकते हैं, बट देयर इज नो रैंकिंग। ओके, जिसमें हम 1 2 3 की बात करें। राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ना ही अनलिमिटेड है। ओके, वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड भी किए जाते हैं, लिमिट भी किए जाते हैं, रेस्ट्रिक्ट भी किए जाते हैं, तो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, बट जरूरत क्या है ह्यूमन राइट्स की, तो यूनेस्को जो है वो फर्स्ट यूएन एजेंसी जिसने 1948 में ये यूडीएचआर जो है वो अपने एक्शन में वो लेके आई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। या अब ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन वाला है इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है, बट अगर हम यूनेस्को कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके आर्टिकल 1 में यही चीज मेंशन है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको अपने पर्टिकुलर राइट्स हैं। हम ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेट करवाना चाह रहे हैं सब नेशंस को पीसफुली, पीस और सिक्योरिटी के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें कि हाँ पूरे संसार में पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि इंसान कहीं और है तो वो अपने देश से दूर होते ही खतरे में हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो
विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, ये बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन हम बात कर रहे हैं। तो वहां पे सबके लिए सेम अधिकार हैं, आपको एक ह्यूमन ग्राउंड पे सबको बराबर रखा जाएगा। ओके जी। यूनेस्को की फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा, पहले बताई हुई है पिछली क्लासेस में, बट स्टिल अब आप बताइएगा। अब ये जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स वाली, जो हमने बात की यूडीएचआर की, सो ये एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ढांचे की बात करते हैं। ओके, सो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नो कोर ह्यूमन राइट ट्रीटीज, तो ये नो और ट्रीटीज भी हैं, जैसे आईसीसीपीआर, जो हमने ऊपर फुल फॉर्म नहीं देखी, वो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट, अगेंस्ट टॉर्चर या अदर क्रूअल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट या पनिशमेंट, उसके खिलाफ कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड राइट्स पढ़ना है, सिलेबस में आपके चाइल्ड राइट्स मेंशन है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब देखो कि वुमेन इतनी वल्नरेबल स्टेज पे हैं कि उनके लिए अलग से एक ट्रीटी बनानी पड़ रही है, ठीक है, रेशियल के साथ साथ। कहीं पे ये तो नहीं लिखा मिलता डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मैन, ओके, ऑल्दो हो सकती हैं चीजें, बट मेजॉरिटी में वुमेन के साथ होती है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कन्वेंशन भी है। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, कि आप यहां से कनाडा जा रहे हो काम करने के लिए, तो जो माइग्रेंट वर्कर हो गए आप, उनके भी राइट्स हैं आपने, ओके, बकायदा आप जो है सही तरीके से जा रहे हो। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्संस फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, सो वो चीज रहेगी। ओवरऑल ये नो कोर ह्यूमन राइट ट्रीटीज हैं, इनमें से हमें फोकस करना है सीआरसी पे, यूएनसीआरसी बोल देते हैं, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ओके, तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अभी के लिए अगर हम बात करें तो 196 कंट्रीज जो हैं वो 2022 तक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये उन सब ने साइन कर रखा है। और जब आप किसी एग्रीमेंट को साइन करते हो या रेटिफाई करते हो, तो आप उसके लिए बाध्य, राइट रेटिफिकेशन में आप बाध्य हो जाते हो, साइन में आप उन वैल्यूज की या जो चीजें उसमें बोली गई हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हो, अग्री करते हो, इतनी सी बात है। बट लीगली बाइंडिंग नहीं होता जब आपने सिर्फ साइन कर रखा हो और रेटिफाई नहीं किया हो। ओके, मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट है ये चिल्ड्रंस राइट्स के लिए जो कभी भी पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया गया है, प्लस मोस्ट वाइडली रेटिफाइड है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देश या मोस्टली देशों ने इसको क्या कर रखा है, रेटिफाई कर रखा है, कि वो बाध्य मानते हैं अपने आप को ये चीज करने के लिए। ओके, यूएनसीआरसी जो है उसकी 54 आर्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली 54 के 54 हमें नहीं याद रखने, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेटली आपको पता हो। सो कन्वेंशन ऑन, ये कन्वेंशन हैज 54 आर्टिकल, जिसमें ऑब्वियसली हम चाइल्ड के राइट्स की बात करेंगे। अब चाइल्ड के राइट्स की, हर तरीके के राइट्स की, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, हर तरीके की, और वही कन्वेंशन अगेन यूनिवर्सल है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, ये एक्सप्लेन करेगा कि कैसे अडल्ट या गवर्नमेंट्स जो हैं उनको साथ में काम करना चाहिए, ताकि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे से अपने राइट्स को, अधिकारों को एंजॉय कर पाए। सेकेंड आर्टिकल जो है इसका, वो मेंशन करता है कि हर एक चाइल्ड का राइट है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई भी उसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी अगेंस्ट द चाइल्ड, पेरेंट या लीगल गार्जियन। ओके, अब कुछ एक राइट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी आर्टिकल 8, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 13, हाँ ठीक है, बी सेफ फ्रॉम द वायलेंस, वायलेंस से दूर रखना उनको आर्टिकल 19, हेल्थ और हेल्थ सर्विसेज आर्टिकल 24, सफिशिएंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको दी जानी चाहिए आर्टिकल 27, एजुकेशन के बारे में 28, रिलैक्स और प्ले का भी अधिकार है तो आर्टिकल 31, और उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पता हो तो वो रहेगा आर्टिकल 40। ओके, सो पॉइंट ये कि इसमें से भी अगर आपको याद रखना हो तो एटलीस्ट ये हेल्थ और सर्विसेज वाला और एजुकेशन वाला, ये 24 और 28 आर्टिकल जो है आप याद रख लीजिएगा। ओके, देन अभी हमने जो बात की कि साइन करना और रेटिफाई करने में फर्क है, तो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए ने जो है इसको रेटिफाई नहीं किया है, साइन कर रखा है। ओके, तो जब साइन किया इन्होंने तब वो होता है कि आप थोड़ा उम्मीद है कि हाँ ये रेटिफाई भी कर देंगे, तो सिर्फ यही एक मेजर देश बचा है जिसने इन रेटिफाई नहीं किया है। ऑल्दो जब इन्होंने साइन कर दिया है कन्वेंशन तो एक सिग्नल है कि हाँ इनके इंटेंशंस तो हैं इसको रेटिफाई करने के, लेकिन रेटिफाई अभी तक किया नहीं है। साइन और रेटिफिकेशन में फर्क क्या है अगर आप देखेंगे तो साइन एक प्रिलिमिनरी एंडोर्समेंट है, यानी सबने साइन किया मतलब सब लोग उस आइडिया से सहमति रखते हैं।
ओके तो बट बाध्य नहीं है, साइन कर दिया दैट डजंट मीन कि आपको लॉ बनाना पड़ेगा या आपको जो है कोई ना कोई उसके ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करके काम करना पड़ेगा, तो वैसा कुछ नहीं है। बट जब आपने रेटिफाई कर दिया तो आप फॉर्मल लेवल पे अग्री करते हो उस ट्रीटी से और आपको जो है उसको उससे बाउंड होके रहना पड़ेगा, ठीक है। सो वो अप्रूवल जो है, वो अप्रूवल कौन देगा इसका एग्रीमेंट का, वो स्टेट देगा और वहां से जो है ऑफिशियली बाइंडिंग हो जाएगा स्टेट उस पर्टिकुलर ट्रीटी पे या उस पर्टिकुलर कन्वेंशन पे काम करने के लिए। साइन तक जब तक आपने सिर्फ साइन किया है तब तक आप लीगली बाइंडेड नहीं हो उस ट्रीटी से, ठीक है जी। देन है यूनिसेफ, बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अब आप बोलेंगे कि ये आई या एन, ये यूनाइटेड नेशन हो गया, चलो सी से चिल्ड्रन हो गया, एफ से फंड हो गया, ये आई और ई क्या है, ओके तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोला जाता था, जब इसको सबसे पहले क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 1946 में, ओके और क्या करने के लिए, इमरजेंसी के टाइम पे फूड, हेल्थ केयर या बच्चों को, उनकी मदर्स को कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पे प्रोवाइड करने के लिए। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड जो लोग थे उनके लिए था उस टाइम पे, ओके फिर 1950 में जो है इसको मैंडेट बना दिया और एक्सटेंड कर दिया लॉन्ग टर्म नीड्स को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, सारे के सारे डेवलपिंग कंट्रीज में भी एक्सटेंड कर दिया। 1953 में इसको परमानेंट पार्ट बना दिया हमने यूनाइटेड नेशन सिस्टम का। तो जो वर्ड है इंटरनेशनल और इमरजेंसी, उनको ड्रॉप करके, क्योंकि इमरजेंसी में ही नहीं इन जनरल भी अब ये काम करेंगे, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है इसका नाम रख दिया, लेकिन इसका जो एक्रोनिम है, जो छोटा नाम है, उसको यूनिसेफ ही रखा। वहां से इंटरनेशनल और ये जो है आपका क्या इमरजेंसी ड्रॉप किया गया, बट स्टिल नाम भले ही इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड ही बोलेंगे, ओके जी। अब इनके कुछ एक काम है, डेफिनेटली 1946 में ये एस्टेब्लिश हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। 15,000 से ज्यादा स्टाफ इनका काम कर रहा है, वो रटने की जरूरत नहीं, बट ये है कि बहुत सारा स्टाफ इनका काम कर रहा है, बहुत सारे जो है कंट्रीज में इनकी रीच है, हर एक दिन ये बच्चों के लिए, बच्चों के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। अब जब भी इमरजेंसी आएगी तो ये रेडी है रिस्पॉन्ड करने के लिए, चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी क्राइसिस आ रहा हो, ये एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, इनके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सपर्टीज हैं, ताकि ये एक्सेस प्रोवाइड कर सके और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर ये अपनी हाइजीनिक सैनिटेटेड कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करवा सके, क्लीन वाटर जो है वो प्रोवाइड करवा सके। फॉर चिल्ड्रन एक्सपीरियंसिंग माल न्यूट्रिशन, ये वाइटल न्यूट्रिशन सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑब्वियसली जब डिजास्टर आ गया है तो अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे, तो उनकी एजुकेशन डिसरप्ट ना हो, इसलिए टेम्पररी स्कूल्स भी ये बना के देते हैं उस टाइम पे। चिल्ड्रन को डिजीज से के रिस्क से बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन भी करवाते हैं, तो ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे वैक्सीनेटेड रहें। सो ये जो मेजर काम है, ये इट्स लाइक जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इन शॉर्ट ये बच्चों के लिए काम करते हैं, हर एक बच्चे के लिए काम करते हैं। तो हम ये जितनी हम मतलब ये लोग जितना दूर तक पहुंच सकें, हर बच्चे तक पहुंचने की ये कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा जी आपका यूनिसेफ। अब इंडिया के लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एटलीस्ट इतना पता हो कि ये कब आया था, तो ये एस्टेब्लिश हुआ था जी 12 अक्टूबर 1993 में। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके, फर्स्ट चेयरपर्सन जो है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन थे। स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, बट फिलहाल हम एनएचआरसी की बात करेंगे। तो जो ये किसके अंडर बनाया गया, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर बनाया गया, PHRA। आपको PHRA की फुल फॉर्म भी पता हो, ओके। बाद में इसको अमेंड भी किया गया 2006 में। फर्दर इसको इतना ध्यान रखिए कि 1993 में जब बनाया गया था तो जो पेरिस पे प्रिंसिपल्स थे, यानी जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उससे रिलेटेड जो एक वो हुई थी ना, वहां पे मीटिंग हुई थी पेरिस में 1991 में, वहां पे जो चीजें बोली गई थी उस हिसाब से हमने एक्शन लेते हुए 1993 में क्या बना दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बना दिया। इंडिया के लेवल पे एक बॉडी बना दी जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी, ओके। जो आपने ये PHRA है, ये भी अपने सेक्शन 2(1)D के अंदर ये मेंशन करता है ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन, कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रिलेटेड है किससे, लाइफ से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये सारी चीजें जो है वहां पे मेंशन है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है? इंटरनेशनल कन्वेंट्स की बात हो रही है। इंटरनेशनल कन्वेंट्स एंड एनफोर्सेबल भी कोर्ट्स के द्वारा होगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेजर मेजर चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम जी कुछ एक और लॉज जो कि बच्चों से रिलेटेड है, तो एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए। ओके, जुवेनाइल जस्टिस लॉ जो बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया 2015 में, 2016 में ये एनफोर्समेंट में आ गया 15 जनवरी को। ओके, प्रोटेक्शन पोक्सो, पोक्सो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये एक्ट 2012 में आया था, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए था। इसके लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स जो है वो भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट, तो बच्चों को चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए कि बच्चे जो है वो मजदूरी ना करें, बेसिकली स्पेसिफिकली हैजार्डियस जगह पे मजदूरी ना करें, ऐसी कोई फैक्ट्री में या ऐसी जगह पे जहां पे उनकी हेल्थ को लेके और ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएं। ओके, कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ये 2005 में आया था, ये भी बच्चों के अधिकारों के लिए ही है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो 2006 में एनेक्ट किया गया कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने के लिए और विक्टिम्स को चाइल्ड मैरिज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो ये कुछ एक एक्ट्स के नाम है जो बच्चों से रिलेटेड है, तो कब आए थे वो आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स के लिए एफर्ट्स हुए हैं कि हम ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड नॉर्म्स डेवलप करें जो इंटरनेशनल लेवल पे लागू किए जा सके। सो लास्ट 350 ईयर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं जहां पे हम ह्यूमन राइट्स इवोल्व भी हुए हैं और उससे रिलेटेड नॉर्म्स भी हमने टाइम टू टाइम क्रिएट किए हैं। कुछ एक मेजर लैंडमार्क डेवलपमेंट्स जो है वो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। आपने देखा होगा कि कई बार किसी देश में हालात किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड इतने बिगड़ जाते हैं कि हम बोलते हैं ना कि यूनेस्को ने या बच्चों से रिलेटेड था तो यूनिसेफ ने क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इंटरफेयर किया या अपनी टिप्पणी दी। तो इट्स लाइक इंसानियत के नाते आप जब देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो कहीं अगर गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाएं कि वो चीज गड़बड़ाए ना, वो राइट्स वाली चीज जो हम बात कर रहे हैं वो चीज गड़बड़ ना हो। ओके, तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन है वो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉयर्स ने बनाई थी बेसिकली, इंक्लूडिंग ह्यूगो ग्रोटिस। तो ह्यूगो ग्रोटिस का नाम आप याद रखेंगे, इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है 17th सेंचुरी में। ओके, ये जो डॉक्टराइन है ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो होता है ना, फोर्सफुली अगर कहीं माल ट्रीट किया जा रहा है स्टेट में लोगों को, तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, यानी इतना ब्रूटली किसी के साथ बिहेव किया जा रहा है कि वो शॉकिंग है पूरा कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो टू शॉक द कॉन्शियंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ नेशन, कि वो इतना शॉकिंग है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानियत के नाते उसके लिए अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ओके, और ये सही भी है एक्चुअल में, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इसको कई बार मिसयूज भी कर लिया जाता है कि अगर वीकर कंट्री है तो आप वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में और कुछ ना कुछ बहाना देके ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बड़े जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी आर्मी वहां पे भेज के उनको क्या कर देते हैं, तो इन्वेड कर लेते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट को। ठीक है, तो ये गलत है और कई बार मतलब इस ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की वजह से ही कई बार ये जो है मिसयूज भी किया गया है इसको। पर पुराने टाइम में अगर हम देखें तो सही के लिए भी यूज किया गया है, जैसे ऑटोमन एम्पायर में माइनॉरिटीज के लिए जो है, या जो मिडिल ईस्ट में माइनॉरिटीज है बाल्कन में है, उनको नीचा करने के लिए या उनको जो है दबाया जाने के लिए प्रिवेंट किया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। सो वो भी एक एग्जांपल है, बढ़िया एग्जांपल है कि वहां पे बचाया गया था उनको। ठीक है, कि उनको ना दबाया जाए माइनॉरिटीज को, तो उनके अधिकारों को बचाया गया था, बट कई बार मिसयूज कर दिया जाता है इन चीजों का। ओके, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL ये डेवलप किया गया था बहुत सारी ट्रीटीज के दौरान, जब वॉर के दौरान जो लॉज रहेंगी ना उनकी बात। तो 1864 की भी ट्रीटी है, 1906 की भी है, 1929 की भी है, जो क्या करते हैं, जो घायल आर्मी मैन है ना, आर्मी में जो वाउंडेड हो गए हैं, उनके अधिकार क्या होने चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। जैसे 1964 की ट्रीटी प्रोटेक्ट करती है मेडिकल पर्सनल एंड हॉस्पिटल्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल पॉपुलेशन, वो प्रोवाइड की गई 1907 के ह्यूग कन्वेंशन में। प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए भी एक ट्रीटी आई 1923 में। तो टाइम टू टाइम इन ट्रीटीज को रिवाइज किया जाता है, मॉडर्नाइज किया जाता है, टाइम टू टाइम इनको चेंज किया जाता है।
ठीक है। मच ऑफ द लॉ इज कोडिफाइड इन 4 जेनेवा कन्वेंशन। तो 4 जेनेवा कन्वेंशन में क्या है, इनको कोडिफाई किया गया है कि आपने इट्स लाइक जेनेवा नाम की जगह है तो 4 कन्वेंशन आपने बना दिए, चारों में आप अलग अलग चीजों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। देन इट मस्ट बी नोटिफाइड दैट क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, आप ये फुल फॉर्म याद रख सकते हो, आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। तो ये 1864 में हेनरी डुनेंट ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये हेनरी डुनेंट ने ये बनाई बेसिकली, जो क्रिएट की गई ये कमेटी, एंड इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जब हम लॉज की बात करते हैं युद्ध के दौरान, तो उन डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट जो है इस कमेटी ने किया। उसके अलावा जो हमने 4 जेनेवा कन्वेंशंस की बात की, तो ये एम करते हैं कि जो सिक और वाउंडेड मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के या प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, ठीक है, कि उनको जेल में डाल दिया गया है युद्ध के दौरान, कुछ लोगों को जेल में डाला गया, स्पेसिफिकली दूसरी पार्टी के लगा लो या दूसरे देश के लगा लो, ओके, प्लस सिविलियन पॉपुलेशन। सो इनके क्या क्या अधिकार होने चाहिए वो इन 4 जेनेवा कन्वेंशन में मेंशन है। जैसे ये जेनेवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर है ना, हाँ, प्रिजनर ऑफ वॉर, ये है कि आप जो प्रिजनर्स हैं उनको भी ह्यूमनली ट्रीट करोगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है वार के दौरान आपने उनको पकड़ लिया तो अब उनको बिल्कुल मेंटली टॉर्चर कर दो, चीजें निकलवाने के लिए फिजिकल टॉर्चर कर दो, वो लोग की जाती हैं ये चीजें, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सही नहीं है, कोर्ट भी इसको सही नहीं बोलता है, ओके। सो ये प्रोहिबिट करती हैं कुछ एक चीजों को, सो वो रहेगी यहाँ पे। एंड दूसरा और भी है, जैसे 4th जेनेवा कन्वेंशन है, वहां पे है कि सिविलियन पॉपुलेशन को आप प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो चीज रहेगी। प्रोहिबिट करते हैं कि मर्डर ना हो, या फिर मर्डर तो छोड़ो, टॉर्चर को भी या कॉर्पोरल पनिशमेंट या म्यूटिलेशन, इन सारी चीजों से भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर ये जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉज हैं इनमें अगर कहीं गड़बड़ हो रही है या फिर ये इनका हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, सो इंटरनेशनल लेवल पे ही एक कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनाया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मामले होंगे उनसे सुलझने के लिए है, ओके। क्योंकि अपने देश में तो जो होगा वो अपने देश के कोर्ट संभालेंगे, बट अगर 2 देशों के बीच में गड़बड़ हो रही है या इंटरनेशनल लेवल पे कोई गड़बड़ हो रही है तो इंटरनेशनल जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपना काम करेगा, ओके। सो ये उन्हीं के लिए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरनेशनल लॉज है। आपको एटलीस्ट नाम पता हो कि अच्छा जेनेवा कन्वेंशन करके भी एक लॉ है। ऐसे ही स्लेवरी को या गुलामी को अबॉलिश करने के लिए भी बहुत सारे ट्रीटीज और लॉज आए हैं। सो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज अगर आप देखोगे ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स वर लिंक्ड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो ये 1648 में अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी से रिलेटेड, स्लेवरी को पहले ही कंडेम किया था बाय कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में। सो इट्स लाइक इंटरनेशनल लेवल पे धीरे धीरे करके बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन आ गई 1862 में, देन अपना 1867, 1890 बर्लिन में, 1885, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की भी बात की गई है, ओके। सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में 1814 में पेरिस पीस ट्रीटी, ये सबसे पहली ट्रीटी है जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुई, ओके, इंटरनेशनल लेवल पे हुई। तो ये प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी को रोकते हैं, ठीक है, कि वो चीज नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोगों को आप ले जाके गुलाम बनाते हो, अपने अंडर काम कराते हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए फोर्सफुली, उसी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बट टिल द डेट ये है बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है ये पेरिस पीस। प्लस एक और भी चीज, इस पेरिस पीस ट्रीटी के अलावा भी जो लीग ऑफ नेशंस है, लीग ऑफ नेशन क्या है, लीग ऑफ नेशन को प्रीकर्सर माना जाता है किसका, इसका यूनाइटेड नेशन का, कि यूनाइटेड नेशन नहीं था तो उससे पहले लीग ऑफ नेशन हम मान के चलते थे, ओके। तो उसके अंडर भी ये स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी से रिलेटेड उसको सप्रेस करने के लिए एक कन्वेंशन था 1926 का, वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट माना जाता है स्लेवरी के लिए, ऑल्दो उसको अमेंड किया गया 1953 में, सप्लीमेंटेड इन 1956, ताकि वो बाकी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाए जो मॉडर्न वर्ल्ड में, इन मॉडर्न वर्ल्ड आएगा DERN, ओके, मॉडर्न वर्ल्ड में स्लेवरी से रिलेटेड इश्यूज हैं, ओके। ऐसे ही लेबर से रिलेटेड तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये चीजें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1919 से एग्जिस्टेंस में आई एंड एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन जाती है यूनाइटेड नेशन की 1946 में, जिसमें हम सोशल लेवल पे जो लेबर फील्ड पे काम कर रहे हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं, कि अभी इसके अंदर ये जो ILO है इसको अडॉप्ट कर रखा है 150 से ज्यादा नेशंस ने, जो रेकमेंड करते हैं लेबर स्टैंडर्ड्स को।
तो उनके ऊपर वो काम करेंगे। ओवरऑल आपको इतना पता हो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर से रिलेटेड है, 1919 से ये एग्जिस्टेंस में है, और जो है 1946 में ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी जो है वो भी बना दी गई है। ओके, ओवरऑल हम ये इसमें सब चीजों की बात होगी कि अब अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, लेबरर हैं, तो आपके जो है आसपास की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सिक्योरिटी आपको मिलनी चाहिए सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ओके, देन है जी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको प्रीडिसेसर माना जाता है, किसका, ये देखो प्रीडिसेसर माना जाता है यूनाइटेड नेशन का, कि यूनाइटेड नेशन बाद में, उससे पहले तो यही एग्जिस्ट करता था। तो लीग ऑफ नेशन 1920 से लेके 1946 तक एग्जिस्ट करता था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी ये। किस लिए थी, अगेन वही इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस सिक्योरिटी वो मेंटेन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। बट उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आ गया, तो लीग ऑफ नेशन की जगह यूनाइटेड नेशन हो गया। ओके, देन ये जो इसके वो होगा कि आप अगर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, अगर आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे कोई दिक्कत आ रही है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस पीसीआईजे ये रहेगा एडवाइजरी ओपिनियन के लिए कि क्या गड़बड़ है, क्या चीज की जा सकती है। ओके, सो जो डिसीजन है पीसीआईजे का ऑन द माइनॉरिटी स्कूल इन अल्बानिया केस 1935, उसको याद करके अगर हम देखें तो ये रूल आउट किया जाता है कि पर्सन जो है वो किसी भी रेस से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको आपको सेम ट्रीट करना है, उनके भी सेम सिविल पॉलिटिकल राइट्स होंगे, उनको भी सेम सिक्योरिटी होगी एज एन अदर नेशनल्स इन द स्टेट। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें लीग ऑफ नेशन प्रीडेसेसर है, एंड 1920 से 1946 तक वो था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना, और हमारे पास पीसीआईजे की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फर्दर यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन 1945 मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इसमें हम मानते हैं ह्यूमन राइट्स के डेवलपमेंट में। एंड इसका प्रियम्बल भी यही बोलता है, people of the United Nation express their determination to reaffirm the faith in human right, फंडामेंटल ह्यूमन राइट किसके, मैन एंड वुमेन एंड ऑफ नेशंस लार्ज और स्मॉल, चाहे छोटा देश हो, बड़ा देश हो, मैन हो, वुमेन हो, उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को रीअफर्म करता है ये, कि ये चीजें होनी चाहिए, डिटरमाइन करता है, एक्सप्रेस करता है अपने फीलिंग्स को। तो वो है वन ऑफ द 4 पर्पस, क्या है कि प्रमोट करना, एनकरेज करना ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड, वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डिस्टिंक्शन के। ओके, इसका जो आर्टिकल 55 और 56 है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात हो रही है, उसमें यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो प्लेज करते हैं टू मेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन, कि मिलके भी काम करेंगे, अलग अलग भी काम करेंगे। ओके, किसके साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट करके, और इन गोल्स को अचीव करने में यूनाइटेड नेशंस की हेल्प करेंगे। ओके, देन अगर आप देखिए तो 10 दिसंबर 1948, ये डेट भी आपको याद रखनी है। अभी तक मैंने आपको ईयर याद रखने को बोला, डेट ये वाली याद रखनी है कि जो यूनाइटेड नेशन बना उसमें जनरल असेंबली थी, जनरल असेंबली ने यूनाइटेड ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अडॉप्ट कर लिया। कब अडॉप्ट किया, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर 10 दिसंबर को। ओके, तो ये डे भी याद रखो, तो इसलिए आपको ये 10वां दिन 10 तारीख भी याद रखनी है। इसमें हम सारे राइट्स की बात करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूडीएचआर, देन उसके अंडर जो और अलग अलग ह्यूमन ट्रीटीज है इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी हमने बात की। यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है चाइल्ड राइट्स के लिए, उसकी बात कर ली, चाइल्ड के लिए फंड की बात कर ली। तो ये सारे अधिकार जो है वो मेजर अधिकार रहेंगे, ह्यूमन राइट मनुष्य के अधिकार हैं, और ह्यूमन राइट्स के साथ साथ हमने चाइल्ड राइट्स की भी बात कंप्लीटली कर ली है। ओके, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the key to success, and see you in next class. Till then, take care.